हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन के अंदर जीएसटी का रिवीजन फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 एग्जाम्स। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड दैट इज टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हम लोग पहले टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे। दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटे से हैं और बड़ा मजा आने वाला है। राइट सो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये आप लोग मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। दिस इज मी, माय नेम इज निशांत कुमार। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटेड बाय पैशन। दिस आई एम द को-फाउंडर ऑफ एकाग्रता एजुसर्व्स। आई एम दी ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। नवंबर 23 के लिए मेरी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, कई सारे बहुत टाइम से आप सब लोग कह रहे थे कि सर आपकी टैक्स की बुक्स कब आएंगी। तो नवंबर 23 के लिए इनकम टैक्स की ये रही इनकम टैक्स की और जीएसटी की, ये दोनों बुक्स आ चुकी हैं। आप लोग इसको परचेज कर सकते हो और इसमें बहुत सारा टेक्स्ट और थ्योरी और बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। राइट, तो बेसिकली दिस इज द ओनली बुक दैट यू नीड टू डू बिफोर द एग्जाम्स। राइट, तो ये एक ऐसी फुल फ्लेजेड सेल्फ स्टडी बुक है। इसका मैंने नाम ही इसलिए दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ स्टडी बुक। ठीक है, इसका नाम ही दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ स्टडी बुक। ये सेल्फ स्टडी बुक ही है क्योंकि आप लोगों ने अगर इसको पढ़ लिया तो इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, मोर देन एनफ है। एमसीक्यूज वगैरह भी इसके अंदर है। राइट, I've got thousands of students in the last 7 years. I've been an educator at an academy. This is my Instagram handle. I teach mathematics to CA Foundation and taxation to CA Intermediate. And this is my website, जहां पर आपको बहुत सारे सेशंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो मेरी बुक्स हैं, ये टैक्स की जो बुक्स हैं, वो भी आप मेरी इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, www.kumarnishant.com. Alright, so this is my schedule. नवंबर 2023 के लिए रोज रात को 9 बजे इसी YouTube चैनल पर, एकाग्रता सीए YouTube चैनल पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन के साथ में लाइव आता हूं, जिस पर मैं आप लोगों को जीएसटी पढ़ाता हूं। और मई 2024 के लिए मेरी क्लासेस चलती हैं रोज सुबह 10:15 बजे, जहां पर मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं, और दोपहर को 3 बजे जहां पर मैं जीएसटी पढ़ाता हूं। राइट, तो इनकम टैक्स सुबह 10:15 बजे और जीएसटी शाम को दोपहर को 3 बजे ये होता है। ये एकाग्रता की ऐप पर होता है। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाकर, www.ekagrata.co.in। आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये देखो, ये आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, फाइनली गॉट द एंगल राइट। तो ये आप लोगों को यहां पर दिख रहा है www.ekagrata.co.in। तो इस पे जाकर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी 40% ऑफ का ऑफर चल रहा है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड एंड एनरोल्ड एंड दे आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। राइट, जितने भी यहां पर मेरे लेक्चर्स हुए वो नोट्स वगैरह, नोट्स का लिंक आपको यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के लिंक के अंदर आपको पूरा शेड्यूलर, प्लानर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जहां पर आपको हर लेक्चर मिल जाएगा, डीटी आईडीटी दोनों का सामने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लिंक भी मिल जाएगा। नोट्स वाला फोल्डर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप मेरी टैक्स की जो बुक्स हैं, जीएसटी की और इनकम टैक्स की, इसको रेफर कर सकते हो। राइट, एंड यू कैन परचेज दीज बुक्स फ्रॉम माई वेबसाइट kumarnishant.com। और बस मई 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाले लेक्चर्स नहीं है, तो आप लोग प्लीज मत देखिएगा। चलो सर, शुरू करते हैं अपना आज का मुद्दा, टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है टाइम ऑफ सप्लाई। तो है क्या बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब? क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब? होता है कि कब माना जाएगा कि आपने सप्लाई की। क्यों जानना जरूरी है कि कब माना जाएगा? क्योंकि उसी के हिसाब से जीएसटी आपको पे करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सप्लाई सितंबर में की, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी मैंने चार्ज किया वो जीएसटी मेरे को अक्टूबर में पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी सप्लाई, जैसे मैं कोई भी सप्लाई में सितंबर में करूंगा, उसके लिए मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा अपने कस्टमर से, और वो जीएसटी में अक्टूबर में 20 अक्टूबर तक वो जीएसटी मेरे को पे करना होगा। 20 अक्टूबर तक मेरे को वो जीएसटी पे करना होगा। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड चार्ज के केस में बात करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई किस तरह से आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, गुड्स के केस में क्या है, सेक्शन 12 गुड्स के केस बारे में बात करता है, सेक्शन 13 जो है वो सर्विसेज के बारे में बात करता है। लेट्स सी, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाता है आपका अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्लीस्ट ऑफ क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, या डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट।
ठीक है, और रिसीव्स द पेमेंट के अंदर क्या हो जाता है, एंटरिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिटिंग द पेमेंट, क्रेडिटिंग ऑफ पेमेंट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया कि अगर आपने इनवॉइस अपनी टाइमली इशू कर दी तो या तो वो वाली डेट या फिर डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, या अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं की तो फिर जो भी लास्ट डेट है आपका इनवॉइस को इशू करने का वो डेट या फिर पेमेंट की डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब सवाल ये उठता है कि सर इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या है, तो उसको अभी हम लोग यहां पर थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और पेमेंट किस डेट को माना जाएगा कि पेमेंट आपको मिल रहा है, तो या तो आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया या फिर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री की व्हिचएवर इज अर्लियर, तो उस डेट को माना जाएगा कि पेमेंट आ गया है, ठीक है। एडवांस पर जीएसटी नहीं लगता है। गुड्स के केस में अगर आपको एडवांस मिलता है तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर फॉरवर्ड चार्ज एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिशन सप्लायर, जीएसटी इज टू बी पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। पहले ऐसा होता था कि 1000 रुपए तक के एडवांसेस को एग्जेम्प्ट कर देते थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, एक तरह से ये हो गया ना कि जब इनवॉइस इशू की या डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन बोला गया कि अगर मान लो डेट ऑफ पेमेंट पहले हो गया तो उस पर आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पेमेंट जल्दी हो गया तो उस पर आपको कोई जीएसटी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। वो इस क्लैरिफिकेशन ने, इस नोटिफिकेशन ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है, राइट। सर्विसेज के केस में अगर हम लोग देखें तो अगर इनवॉइस आपने इशू किया विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, अभी ये क्या टाइम पीरियड है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस आपकी टाइमली इशू हो गई तो, ठीक है। अगर आपकी इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई, अगर आपकी इनवॉइस टाइमली नहीं हुई तो फिर तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर मान लो आप ना तो इस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई इशू कर पा रहे हो, डिटरमिन कर पा रहे हो, ना ही आप इस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन कर पा रहे हो, मतलब ना तो इनवॉइस मिल पा रही है ना तो रिसीट ऑफ पेमेंट आया, कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर when the above events are unascertainable, date on which the recipient shows the receipt of services in his books of accounts, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि मैंने सप्लाई किया, मैंने इनवॉइस नहीं रेज की, मेरे को इस सप्लाई का पेमेंट भी नहीं आ रहा है, तो जिसको आपने सप्लाई दी है उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस सप्लाई की तो रिसीट मेंशन की होगी ना, तो जिस दिन उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लाई की रिसीट मेंशन की है, ठीक है, कि हाँ ये सप्लाई मुझे मिली है, उसको हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर रेजिंग द इनवॉइसेस, कि भाई इनवॉइस, पूरा का पूरा खेल इस पर आ रहा है कि इनवॉइस अगर आपकी टाइमली इशूड है या नहीं है, तो इनवॉइस को इशू करने का प्रॉपर टाइम है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहले गुड्स के केस में बात करते हैं। नॉर्मल केसेस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द सप्लाई टू द रेसिपिएंट, वेदर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट इन एनी अदर केस। तो गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर गुड्स का रिमूवल जरूरी होता है, रिमूवल का मतलब क्या होता है कि आप दुकान पर गए, आप चिप्स का पैकेट खरीद कर आ गए, तो चिप्स के पैकेट का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। और मेकिंग अवेलेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पेपर फ्राई से अगर एक डबल बेड, पेपर फ्राई ही होता है मेरे ख्याल से, वो फर्नीचर वाली दुकान, ऑनलाइन दुकान, ठीक है। तो अगर मैं वहां से बेड ऑर्डर कर रहा हूं, अगर मैंने वहां से बेड परचेज किया है, तो वो लोग क्या करेंगे, बेड के कंपोनेंट्स को मेरे घर पर पहुंचवाएंगे और फिर कोई बंदा भेजेंगे जो मेरे घर पर आकर उस बेड के कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक बेड बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेकिंग द गुड्स अवेलेबल, राइट। तो अगर मेकिंग द गुड्स अवेलेबल है तो फिर आपको इनवॉइस कब इशू कर देनी चाहिए, बिफोर द गुड्स आर अवेलेबल। और अगर रिमूवल ऑफ गुड्स है कि आपको चिप्स का पैकेट खरीदना है, तो फिर इनवॉइस कब इशू कर देनी चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केसेस में क्या होता है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और एज अ केस में बी ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या होता है, जैसे कई सारे शहरों में पाइपलाइन वाली गैस आने लग गई है, ठीक है। जैसे जब मैं नोएडा में रहता था तो वहां पर गैस के लिए सिलेंडर नहीं लगाना पड़ता था, वहां पर पाइपलाइन वाला सिस्टम होता था। अभी यहां पर फिलहाल प्रयागराज में, एटलीस्ट मेरे घर पे तो नहीं है, बाकी अगर आ गया हो तो मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब वो पाइपलाइन वाले सिस्टम में होता क्या था, उसने एक मीटर लगा रखा था किचन के बाहर, राइट। और महीने में एक बार वो बंदा आता था, मीटर की रीडिंग नोट करता था, पुराने वाली रीडिंग को माइनस करता था, उसको पता चल जाता था कितनी यूनिट्स ऑफ गैस कंज्यूम की गई है, उसके बेसिस पर वो एक सक्सेसिव स्टेटमेंट, उसके बेसिस पर वो एक स्टेटमेंट ऑफ चार्ज बनाकर दे देता था, ठीक है। तो अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स इशू किए जा रहे हैं, तब तो जैसे जैसे आपने स्टेटमेंट इशू किया, जैसे जैसे मेरे को स्टेटमेंट मिला, मेरे को इनवॉइस रेज करनी पड़ेगी।
तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड करके कंपनी थी जहां से गैस लेते थे। तो इंद्रप्रस्थ गैस वाले क्या करते थे, वो आएंगे, सक्सेसिव स्टेटमेंट देंगे कि देखो आपने इतनी यूनिट्स यूटिलाइज की हैं, और उसी के साथ साथ वो लोग बिल भी दे देंगे, और एज अ केस में भी बिफोर ईच पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो पैसा मिला अगर तो आप इनवॉइस इशू कर दो, नहीं तो आपने अगर स्टेटमेंट इशू किया तो आप इनवॉइस इशू कर दो। ठीक है, तीसरा है गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, क्या ये आज भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। जब भी आप Amazon से या फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदते हो तो वो आपको 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी देता है। ठीक है, 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी का मतलब ही क्या है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप या तो रिटर्न कर दो, अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न नहीं किया तो डीम्ड अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, कि मान लिया गया कि हाँ आपने गुड्स को अप्रूव कर दिया। तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इशू होती है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, या तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और सप्लाई का मतलब क्या हुआ? सप्लाई का मतलब डेट ऑन विच द रेसिपिएंट हैज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जब Amazon से मैं कुछ सामान खरीदता हूं तो Amazon वाले इनवॉइस कब इशू करते हैं? Amazon वाले तो मेरे खरीदते ही इनवॉइस को इशू कर देते हैं, तो वो बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई ही Amazon वाले इशू कर देते हैं। तो अगर गुड्स आपने सेल या अप्रूवल के लिए भेजे हैं तो फिर आपको इनवॉइस कब जनरेट करनी होती है? या तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। 6 months, जैसे ही 6 months खत्म हुए तो आप तुरंत उसको इशू करोगे इनवॉइस को। ठीक है, सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू करने की लिमिट्स क्या होती हैं? नॉर्मल केसेस में बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, विद इन 30 days फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देनी होती है। बैंक्स वगैरह के लिए 45 days का टाइम है। अगर आप कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हो, ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असरटेनेबल है तो ड्यू डेट की पेमेंट पर या उससे पहले, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट से एसरटेनेबल नहीं है तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव्स द पेमेंट। तो पेमेंट के समय पर इनवॉइस इशू कर दो। वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। ठीक है, वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, कि हाँ इतना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो जब वो पोर्शन कंप्लीट होने वाला होगा तब आप इनवॉइस रेज कर दीजिए। द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका नॉर्मल केसेस में। अब टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है? गुड्स के केस में अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, तो अब यहां पर इनवॉइस कौन इशू करेगा? इनवॉइस यहां पर सप्लायर इशू करेगा। मैं रेसिपिएंट हूं, मेरे को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, मेरे को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, मैं रेसिपिएंट हूं। इनवॉइस कौन इशू करेगा? वो सप्लायर इशू करेगा। ठीक है, तो अभी टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा या तो मुझे गुड्स मिल गए तब, या तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट एंटर किया। मैं रेसिपिएंट हूं ना, मैं पेमेंट करूंगा, तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट एंटर किया, या मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया। मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं, मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया। याद रखना मैं रेसिपिएंट हूं। ठीक है, तो या तो मुझे सामान मिल गया या मैंने पेमेंट कर दिया, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाया तो इनवॉइस जो मिली, इनवॉइस के 31st डे को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या होता है रिवर्स चार्ज में? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, date of payments as entered in the books of accounts of the recipient or the date on which the payment is debited from the bank account whichever is earlier। तो ये तो पेमेंट वाली बात हो गई। और दूसरा 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, 61st डे वाली चीज यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर रिसीट ऑफ गुड्स वाली बात बस यहां पर सर्विसेज में नहीं है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज तो आप पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूम होती है लेकिन उसका बेनिफिट लंबे समय तक चलता है। तो सर्विसेज के केस में ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट एज इट इज है। ठीक है, और ये वाले पॉइंट में यहां पर 31 डेज है और यहां पर 61st डे हो जाता है। Where above events are not ascertainable, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient of supply। ठीक है, तो फिर जो भी रेसिपिएंट है उसने अपनी बुक्स में जो भी एंट्री की वो मान लिया जाता है, अगर उपरोक्त तरीकों से नहीं हो पाता है तो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज में क्या होता है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर।
ठीक है, तो पेमेंट का डेट या फिर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की वो, या फिर पेमेंट जो किया रेसिपिएंट ने वो, विच एवर इज अर्लियर, ये आपकी हो जाती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक, अगर वाउचर्स वगैरह के बारे में बात की जाती है कि आपको वाउचर्स मिल गए, वाउचर्स के बदले आप गुड्स या सर्विसेज ले सकते हो, तो अगर सप्लाई वाउचर देते समय आइडेंटिफाइबल है तब तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वाउचर देते समय सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रेजिडुअल केसेस, तो रेजिडुअल केसेस में क्या होता है, अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न, अगर नहीं तो फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। लास्ट, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो इसमें डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू, ये आपकी टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर हो जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आ जाओ फटाफट से रिवाइज करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, उसको आ जाओ फटाफट से रिवाइज करते हैं। लेट्स सी। Messrs. Munch and Munch Trading Company, a registered supplier, is liable to pay GST under forward charge. Determine the time of supply from the following information purchased by it. Goods were supplied on 3rd October 22. Invoice was issued on 5th October 22. Payment was received on 9th October 22. तो इनवॉइस कब, अच्छा गुड्स कब सप्लाई किए, 3rd अक्टूबर को। ठीक है, अगर फॉरवर्ड चार्ज में आप गुड्स को दे रहे हो तो गुड्स पे इनवॉइस रेज करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, क्या इनवॉइस टाइमली इशू की गई, क्या इनवॉइस टाइमली इशू की गई, नहीं, इनवॉइस टाइमली इशू नहीं की गई है। इनवॉइस आपकी टाइमली इशू नहीं की गई है क्योंकि 3rd अक्टूबर को ही इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। इनवॉइस आपने 5th अक्टूबर को की है। ठीक है, इनवॉइस आपने 5th अक्टूबर को की है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में आपको इनवॉइस क्या है, इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द सप्लाई टू द रेसिपिएंट विद द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ गुड्स। इन दिस केस इनवॉइस आपकी 3rd अक्टूबर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने इनवॉइस को टाइमली इशू किया तब तो डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगी, अदरवाइज टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स, डेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो द डेट ऑफ इशू, तो एज पर सेक्शन 12(2) द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required under section 31(1) to issue the invoice with respect to the supply। तो last date क्या थी, 3rd अक्टूबर हो गई, तो time of supply will be 3rd अक्टूबर। Next, gas is supplied by pipeline to the recipient. The supply is to be made for a period of 1 year, तो continuous supply of goods हो गया। Monthly payments are to be made by the recipient as per the contract. The details of the payment made are as under। तो 5th जुलाई, 5th अगस्त, 5th सितंबर को 2-2 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहां पर क्या होता है, या तो आप सक्सेसिव स्टेटमेंट के साथ इनवॉइस दे दो, नहीं तो जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहां पर 5th जुलाई, 5th अगस्त और 5th सितंबर ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 a registered person excluding composition supplier has to pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a), that is the date of issue of invoice or the last date on which the invoice ought to have been issued in terms of section 31 as per section 31(4). In case of continuous supply of goods where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice is issued before or at the time of each such statement is issued, or as the case may be, each such payment is received. Therefore, invoices should be issued for 2 lakh rupees each on or before 5th July, 5th August, 5th September when monthly payments of 2 lakh rupees are received. Thus, assuming that the invoice is issued on 5th July, 5th August and 5th September, the time of supply for the purpose of payment of tax will be 5th July, 5th August and 5th September respectively for goods valued at 2 lakh rupees each. ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स लुक एट दिस। From the following information, determine the time of supply if the goods are supplied on approval basis। अगर अप्रूवल के बेसिस पर हो रहा है तो रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ 1st December 2022 को, इनवॉइस आपने इशू की 15th December 2022 को, रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया 5th December 2022 को, और पेमेंट मिला 25 December 2022 को। ठीक है, तो 25 December 2022 को आपको पेमेंट मिला, रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट कब किया। अब यहां पर टाइम है क्या, इनवॉइस आपको कब इशू कर देनी चाहिए, रेसिपिएंट के एक्सेप्ट करने पर या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। तो क्या इनवॉइस टाइमली इशू हुई, नहीं, इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई, इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए थी, 5th
डिसंबर, तो 5 दिसंबर ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 5 दिसंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर आपने 1 दिसंबर 2022 को गुड्स निकाले, इनवॉइस आपने इशू की 25 जुलाई को, इनवॉइस आपने इशू की 25 जुलाई को, रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया 25 जुलाई को, तो ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि भाई एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट कब हो गया, रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर लिया 25 जुलाई को, पेमेंट रेसिपिएंट ने पहले ही दे दिया, 20 जुलाई को दे दिया। लेकिन एक बात बताओ, 6 महीने तो एक्सपायर हो गए ना। 1 जुलाई को अगर आपने दिया तो 6 महीने एक्सपायर कब होंगे, ठीक है, 6 महीने कब एक्सपायर होंगे आपके, पहले 1 दिसंबर, ठीक है, एक महीना मतलब 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो 1 जून को आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जैसे ही 6 महीने एक्सपायर हुए वही आपका हो गया। जिस दिन आपके 6 महीने की एक्सपायरी हुई उस दिन आपका क्या हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है, उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है। आगे देखो, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। 4 मई को सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इलैप्स ऑन 3 जून, ठीक है। तो 3 जून को ये एक्सपायर हो रहा है 30 डेज वाला टाइम, और 4 मई को हुआ क्या, सप्लायर ने इनवॉइस रेज कर दी, ठीक है। तो 3 जून को एक्सपायर हो रहा था, 4 मई को इनवॉइस इशू कर दी, ठीक। May 12 ब्रिज एंड कंपनी रिसीव्स गुड्स, May 12 ब्रिज एंड कंपनी रिसीव्स गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। May 30th ब्रिज एंड कंपनी मेक्स द पेमेंट, ब्रिज एंड कंपनी मेक्स द पेमेंट, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, हियर May 12 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ये वाला being the earliest of 3 stipulated dates। 3 dates कौन सी हैं, receipt of goods, date of payment and date immediately following 30 days of issue of invoice, ठीक है। तो अब यहां पर देखो यहां पर हो क्या रहा है, 4 मई को इसने इनवॉइस दे दी, 4 मई को इसने इनवॉइस दे दी, ठीक है। यहां पर डेट ऑफ इनवॉइस से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। यहां पर रिवर्स चार्ज के केस में 3 चीजों से मतलब होता है, एक रिसीट ऑफ गुड्स 12th में, डेट ऑफ पेमेंट 30th में, एंड डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, ठीक है। तो अभी 4 मई को अगर इनवॉइस रेज की तो इसके 30 डेज बाद, यानी 3 जून को 30 डेज आए, राइट। तो इनमें से जल्दी कौन सा है, इनमें से सबसे जल्दी है May 12, तो 12th May विल बी द डेट, time of supply। XYZ Limited has purchased for its customers 100 vouchers dated 24th December 2022 worth 1,000 rupees each from ABC Limited, a footwear manufacturing company. The vouchers were issued by ABC Limited on 25th December 2022. Vouchers can be encashed at retail outlets of ABC Limited. Employees of XYZ Limited encashed the same on 1st January 2023. Determine the time of supply of vouchers. तो footwear company के vouchers है, तो time of जो supply है, supply का जो nature है वो identifiable है कि भाई जूते ही तो खरीदोगे, फुटवेयर खरीदोगे, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स, दैट इज 25th दिसंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स दैट इज 25th दिसंबर, ठीक है। तो 25th दिसंबर विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स। मिस्टर एक्स सप्लाइड द गुड्स फॉर 50,000 रुपीज टू इट्स कस्टमर मिस दियाना, ठीक है। तो इसने क्या किया, गुड्स दिए 50,000 रुपए के मिस दियाना को ऑन 1 जनवरी ऑन द कंडीशन दैट पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड विद इन अ वीक, ठीक है। तो सेल और अप्रूवल बेसिस हो गया एक तरह से। However, Miss Diana made the payment for the said goods on 2nd February and thus paid interest amounting to 2,000 rupees, ठीक है। चलो सेल ऑफ अप्रूवल या रिटर्न को जाने दो, यहां पर फोकस आ रहा है आपका जो इंटरेस्ट आपने दिया 2,000 रुपए का, इस 2,000 रुपए की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू द एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इन लिeu ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहां पर टाइम ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस डेट पे आपको एडिशनल कंसिडरेशन मिला, सिंपली वो, तो ये आपको 2,000 रुपए कब मिला, 2nd फरवरी को मिला, तो 2nd फरवरी आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक। लेट्स सी, XYZ and company, a firm of chartered accountants, issued invoice for services rendered to Mr. A on 7th September, ठीक है। तो 7 सितंबर को इनवॉइस रेज की, सप्लाई सर्विस के बारे में बात हो रही है। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। द प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 1st August एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 28th September, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर सर्विस आपने 1 अगस्त को दी तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। क्या इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर इशू हुई? इनवॉइस तो 30 दिन के बाद इशू हुई है, इनवॉइस 30 दिन के बाद इशू हुई है, ठीक है। इनवॉइस अगर 30 दिन के बाद इशू हुई है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या डेट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर,
whichever is earlier. तो 1st अगस्त या 28 सितंबर whichever is earlier. तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले में 1st अगस्त, ठीक है, 1st अगस्त. नेक्स्ट, The provision of service was completed on 14th August and the payment was received on 28th September. Invoice कब की? Invoice गई 7th September को. क्या 30 दिन के अंदर अंदर आ गई है? हाँ. तो डेट ऑफ इनवॉइस या पेमेंट whichever is earlier. तो यहां पर इनवॉइस है 7th September, पेमेंट है 28 सितंबर. तो यहां पर 7th September will be the time of supply. Mr. A made the payment on 3rd August. However, provision of services was remaining to be completed at that time. तो इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier. अब यहां पर इनवॉइस, यहां पर सर्विस ही नहीं दी गई तो कोई बात नहीं, इनवॉइस रेस की नहीं जाएगी. तो आपका 3rd अगस्त विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. 3rd अगस्त विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. सर्विसेज के केस में एडवांस टैक्सेबल है, गुड्स के केस में एडवांस टैक्सेबल नहीं है. तो यहां पर सर्विस के बारे में बात हो रही है. तो इवन दो 3rd अगस्त को एडवांस में सारा पेमेंट मिल गया, फिर भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. Mr. A made the payment on 15th September. However, provision of service was remaining to be completed at that time. तो invoice और payment whichever is earlier. Invoice और payment whichever is earlier. Invoice आपने की 7th अगस्त को, पेमेंट आ गया आपका 15th सितंबर को. तो फिर 7th अगस्त will be your time of supply. 7th September, sorry, 7th September will be your time of supply. ठीक है. हाँ सॉरी, मैं क्या 7th अगस्त बोल रहा हूं मैं, 7th September. 7th September will be the time of supply. ठीक है, 7th September. आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. From the following information, determine the time of supply of services. The supply is a continuous supply of service where contract provides for monthly payment up to 15th of the succeeding month. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि किस डेट तक आपको सप्लाई देनी है. एंट्री ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स 30/11/2022. इनवॉइस डेट आ गई 7/12/2022. ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आ गई 15/12. रिसीट ऑफ पेमेंट हो गया 20/12. रिसीट ऑफ पेमेंट हो गया 20/12. ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो गया, यहां पर 30th नवंबर को आपने सर्विसेज सप्लाई की, तो उससे तो कोई मतलब अभी फिलहाल है नहीं. ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में आपको क्या देखना होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आपको यह देखना होता है इनवॉइस डेट 7th. ठीक है, इनवॉइस आपको कब इशू करनी है. देखो, इनवॉइस इशू करने वाला पंगा है. ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस तो एकदम सेम होते हैं कि अगर इनवॉइस आपने टाइमली इशू कर दी तो इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, नहीं तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. ठीक है, इनवॉइस कब आपको इशू करनी होती है, आपको इनवॉइस कब इशू करनी है, तो इनवॉइस कब आपको इशू करनी है, वही वाला पंगा है यहां पर. ठीक है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि भाई देखो 15 तारीख तक आपको इनवॉइस इशू कर देनी है, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 15 दिसंबर. इनवॉइस रेज कब कर दी, 7 दिसंबर. क्या इनवॉइस टाइमली रेज कर दी, हाँ. तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. क्या अर्लियर है, 7 दिसंबर. 7 दिसंबर इज योर ये टाइम ऑफ सप्लाई. फिर 31 दिसंबर, 22 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी. ठीक है, 15 जनवरी तक इनवॉइस आ जानी चाहिए थी. इनवॉइस कब आई है, इनवॉइस 22 को आई है, इसको हटा दो. 15 जनवरी या 20 जनवरी व्हिचएवर इज अर्लियर. ठीक है, 15 जनवरी या 20 जनवरी व्हिचएवर इज अर्लियर. लेकिन यहां पर भी पंगा है, यहां पर भी आपका पंगा है. यहां पर पंगा क्या है, यहां पर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाली चीज आ जाएगी. यहां पर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाली चीज आ जाएगी. 31 दिसंबर 2023 होना चाहिए ये. चलो ये 22 कर दो इसको. ठीक, देखो इसको, सिंस द इनवॉइस इज इशूड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. इनवॉइस कब आपकी हुई है, इनवॉइस हुई है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के बाद. इनवॉइस हुई है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के बाद, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या ड्यू डेट ऑफ या डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद गलत बोल दिया था. ठीक है, शायद अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोल दिया था कि डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वाली. ठीक है, नहीं, तो वो गुड्स के केस में था, मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया था, वेरी सॉरी अबाउट दैट. लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वाली चीज तो गुड्स के केस में थी. यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में क्या होता है, सर्विसेज के केस में कि अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो गई तो इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर. अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर. यहां पर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई है, इनवॉइस 15 जनवरी तक इशू हो जानी चाहिए थी, इनवॉइस 22 जनवरी को इशू हुई है, तो ये भी गया, ये भी गया, दिस और दिस व्हिचएवर इज अर्लियर. ठीक, इधर देखो 31 जनवरी, 15 फरवरी, 15 फरवरी, 11 फरवरी. तो अब ये तो गया 15 फरवरी, क्योंकि टाइमली इनवॉइस इशू हुई है, तो इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो रिसीट अर्लियर है. 11 फरवरी विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. 11 फरवरी विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक, इधर देखो, Golden Industries Limited engaged the services of Sandhu Transporter for road transport of consignment on 25th December 2022. अब देखो, ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में रिवर्स चार्ज लगता है.
ठीक है, एंड मेड एडवांस पेमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑन द सेम डेट 25 दिसंबर 2022. However, the consignment could not be sent immediately on account of strike in the factory and instead was sent on 20 January 2023. Invoice was received from the transporter on 22 January 2023. What is the time of supply of the transporter services? Transporter services taxed on reverse charge basis. तो 61st day from the issue of invoice या date of receipt of payment, ठीक है, या तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. देखो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज तो यहां पर है नहीं, याद आ रहा है आपको रिवर्स चार्ज वाला. रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में तीन चीजें थी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट या फिर 31st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस. सर्विसेज के केस में क्या था? सर्विसेज के केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज नहीं था, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट या फिर 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस. पेमेंट कब आया? पेमेंट कब आया? पेमेंट आया 25 दिसंबर को. इनवॉइस कब आई? इनवॉइस आई 22 जनवरी को. ठीक है, तो 22 जनवरी से 61st डे तो और दूर का हो जाएगा ना, तो 25 दिसंबर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, 25 दिसंबर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. From the following information, determine the time of supply of services where supply is by way of issue of voucher for the same nature of service valid for 1 year and are issued after supply of first service. तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी आपकी, क्योंकि सिमिलर नेचर ऑफ सर्विस है तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई वही हो जाएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर. डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो फर्स्ट सर्विस 1 जनवरी को है, इश्यू ऑफ वाउचर 1 जनवरी को है, रिडेम्पशन 31 अक्टूबर को है और लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 31 दिसंबर है. तो यहां पर क्या हो गया? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, क्योंकि सेम नेचर ऑफ सर्विस है. लास्ट क्वेश्चन. An income tax search was carried out at residential premises of Mr. X working in a multinational company. In course of search, large volume of undisclosed assets was found which he claims as service income. On this basis, GST authorities investigate the GST liability. Dates of provision of service, whether in the first half or the second half of the financial year, being scrutinized by the income tax authorities are not known. ठीक है, तो कुछ नहीं पता, डेट वेट कुछ नहीं पता, तो ये पीरियोडिकल रिटर्न फाइल भी कहां ही कर रहा होगा. Mr. X voluntarily pays GST during the investigation. What is the time of supply? तो जिस डेट पर इसने voluntarily GST पे किया, ठीक है, the date when Mr. X pays the GST will be the time of supply. ये सिर्फ 11 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, किताब में 30 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो जो मेरी जीएसटी वाली बुक है उसमें 30 क्वेश्चंस है, मैंने आपको यहां पर 11 क्वेश्चंस कराए हैं फास्ट ट्रैक में. ठीक है, आधे घंटे के अंदर अंदर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया. आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो यू कैन परचेज द बुक, बाकी आप लोग बुक से कर सकते हो. ठीक है, कर लेना चाहिए, इनफैक्ट बुक से आप लोगों को कर लेना चाहिए. ठीक, आओ चैप्टर 7 पर आ जाते हैं. वैल्यू ऑफ सप्लाई. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज बेसिकली कि आपको जीएसटी का रेट पता है. अब वो जीएसटी का रेट आप कौन सी वाली वैल्यू के ऊपर अप्लाई करोगे ये आपको डिटरमिन करनी होती है कि कोई भी सप्लाई आपने की तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी. कोई भी सप्लाई अगर आपने की तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो ये निकलता है सेक्शन 15 के हिसाब से. और सेक्शन 15 में आप लोग पढ़ते हो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच इज अ प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. ठीक है, तो जितना पैसा आपने पे किया वही वैल्यू है, लेकिन इसको हम वैल्यू तभी मानेंगे अगर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई. प्राइस के अलावा कुछ और नहीं दिया जा रहा है. ठीक है, जितना पैसा अगर मैं आपसे कुछ सामान खरीद रहा हूं तो आपको जितना पैसा दे रहा हूं वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, बशर्ते आप और मैं रिलेटेड नहीं है और आपको मैं इस प्राइस के अलावा कुछ और नहीं दे रहा हूं. मतलब दिस प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई. ठीक है, अब ये जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 है इसके अंदर देखो, अगर मान लो अब दो चीजें आ गई ना, अगर मान लो हम रिलेटेड है तो, ठीक है, अगर मान लो सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड है तो, या अगर प्राइस इज नॉट दी ओनली कंसिडरेशन तो दो केसेस यहां पर आ सकते हैं ना. एक तो डाउट यह आ सकता है कि सर अगर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा, या अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो क्या होगा, तो वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे. इसके लिए यहां पर सबसेक्शन 4 और 5 दिया हुआ है. सबसेक्शन 4 और 5 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 में क्यों नहीं आप डिटरमिन कर पाओगे? इसलिए क्योंकि या तो प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन या तो सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड है. द सेम शैल बी डिटरमिन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स. ठीक है, रूल्स के हिसाब से रूल्स ये फाइनल में पढ़ोगे. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4. ठीक है, तो सबसेक्शन 1 में कुछ बोला हुआ है
कि इस तरह से जितना पैसा आपने दिया वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, और सबसेक्शन 4 में बोला हुआ कि रूल्स निकालेंगे, अगर सबसेक्शन 1 से नहीं निकाल पा रहे हो तो रूल्स निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। 5 ने बोल दिया कि चाहे 1 कुछ भी बोलता रहे चाहे 4 कुछ भी बोलता रहे, द वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल शैल बी डिटरमिन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सरकार कभी भी किसी भी सप्लाई को कह सकती है कि देखो इस वाली सप्लाई की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होगी। उसके बाद आप चिल्लाना मत के अरे सर सबसेक्शन 1 तो ये कह रहा है, अरे सर सबसेक्शन 4 ने तो रूल्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, तो 4 और 5 आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, यहां पर हम लोग आ जाते हैं सबसेक्शन 1 पर, और सबसेक्शन 1 में यहां पर बात की जा रही है कि जितना पैसा आपने किसी सप्लाई के लिए दिया वही ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, और उसी को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बोल दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ इंक्लूजन्स और कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। क्या क्या इंक्लूजन्स हैं देखो, the value of supply shall include any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the timing in force other than this act, the State Goods and Services Tax Act, Union Territory Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act, Compensation to States Act if charged separately by the supplier। तो यहां पर बोला जा रहा है कि हर प्रकार का टैक्स अगर कोई सप्लायर आपसे चार्ज कर रहा है तो वो टैक्स भी आपकी वैल्यू में इंक्लूडेड होगा, एक्सेप्ट द जीएसटीज। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अगर सप्लायर आपसे चार्ज कर रहा है तो वो नहीं होगा, दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ वैल्यू, राइट। दूसरा, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both। ठीक है, ये क्या हो गया कि सपोज आपने मुझसे कोई सामान खरीदा, मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, आपको मुझे कुछ पैसा देना है, सपोज आपको मुझे 500 रुपए देना है। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सुनो यार, मेरा एक दोस्त है उसको 200 रुपए की जरूरत है, तुम 200 रुपए उसको दे दो, तुम मुझे सिर्फ 300 रुपए दे दो। ठीक है, तुम 200 रुपए उसको दे दो, 300 रुपए तुम मुझे दे दो, तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू 300 होगी या वैल्यू अभी भी 500 होगी? वैल्यू अभी भी 500 होगी। क्यों? क्योंकि सप्लायर की एक ऑब्लिगेशन थी जिसको रेसिपिएंट ने फुलफिल किया। ठीक है, सप्लायर की एक ऑब्लिगेशन थी जिसको रेसिपिएंट ने फुलफिल किया, तो वो वाला पैसा भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। Next, incidental expenses including commission and packing charged by supplier to the recipient of supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods or services or both at the time of or before the delivery of goods or supply or services। ठीक है, मैं अगर कोई कुर्सी खरीद रहा हूं, और कुर्सी को डिलीवर करवाने के लिए रिक्शे का भाड़ा लग रहा है, मैं दुकान से कुर्सी खरीद के आ रहा हूं। ठीक है, दुकानदार सप्लायर है, उसने मेरे को 5,000 रुपए की कुर्सी दी और उसने कहा 200 रुपया रिक्शा भाड़ा लगेगा, हम डिलीवर करवा देंगे, तो ये 200 रुपए भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। ये 200 रुपए भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा, मतलब 5,200 विल बी द प्राइस ऑफ द चेयर। सिंपल। इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। ठीक है, अगर मान लो मैं पेमेंट कायदे से नहीं कर पा रहा हूं, मैं पेमेंट टाइमली काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने दुकान से कुछ सामान खरीदा, दुकानदार को मैंने सामान के लिए 500 रुपए दिए, लेकिन 500 रुपए मैं टाइमली नहीं दे पाया, 50 रुपए का इंटरेस्ट लगा, तो ये 50 रुपए भी सप्लाई की वैल्यू में ऐड किया जाएगा। सप्लाई भी ये 50 रुपए भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब मुझे कोई सामान खरीदना है, ठीक है, सुनना मेरी बात, मुझे कोई सामान खरीदना है, वो सामान आएगा 50 लाख रुपए का, मैंने सरकार से कहा कि सरकार जी देखिए मुझे 50 लाख रुपए की मतलब 50 लाख रुपए मैं कहां से दे पाऊंगा, तो मुझे ना मतलब मैं कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, और सरकार ने कहा कि चल ठीक है, हम 20 लाख रुपए दुकानदार को दे देते हैं तुम्हारे बिहाफ पर, और तुम 30 लाख रुपए दुकानदार को दे दो। समझ में आ रही है ये बात? मैंने दुकान से कुछ सामान खरीदा, दुकान का सामान था 50 लाख रुपए का, मैंने सरकार से कहा कि देखिए मेरी कुछ मदद कर दीजिए, सरकार ने दुकानदार को 20 लाख रुपीस दिए, 30 लाख रुपीस मैंने दे दिए, सरकार ने मेरी तरफ से आपको पैसा दिया। एक तरह से इसको कहा जाएगा कि सरकार ने मुझे सब्सिडी दे दी, एक तरह से ये कहा जाएगा सरकार ने मुझे सब्सिडी दे दी। अब मैंने तो आपको 30 लाख रुपीस ही दिए, ठीक है, पर सामान है तो 50 लाख रुपए का, तो यहां पर ये लॉ बोलता है कि नहीं, आप 30 लाख रुपीस ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानोगे। ठीक है, आप 30 लाख रुपीस को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानोगे। लेकिन अगर ये 20 लाख रुपीस की सब्सिडी मुझे गवर्नमेंट के बजाय किसी और से मिलती है, अगर ये 20 लाख रुपीस की सब्सिडी मुझे गवर्नमेंट के बजाय किसी और से मिलती है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख रुपीस ही आएगा।
ठीक है, तो अब वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख रुपीस ही आएगा। अगर मुझे सरकार से सब्सिडी मिलती है तो मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे किसी और से सब्सिडी मिल रही है तो इवन दो आई एम पेइंग यू ओनली 30 लाख ऑफ रुपीस एंड 20 लाख रुपीस इज बीइंग पेड बाय समबडी एल्स टू यू, आई विल स्टिल कंसिडर द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू बी 50 लाख रुपीस। ठीक है, तो सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, ठीक है, जो भी सब्सिडीज मेरे को मिल रही हैं विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, आई हैव टू ऐड देम, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिल रही है उसको नहीं करना है। For the purpose of this subsection, amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who receives the subsidy। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे क्या हो गया, आगे ये हो गया कि यहां पर तो हमने बात कर ली कि वैल्यू में क्या क्या जुड़ेगा, अब वैल्यू में से क्या क्या घटेगा वो बात, उस बात पे भी बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 15 का सबसेक्शन 3 बात करता है कि सप्लाई में से क्या क्या घटेगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन। ठीक है, तो कोई भी डिस्काउंट अगर होगा तो उसको सप्लाई वाली वैल्यू में से माइनस किया जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट कब दिया जाना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। ठीक है, तो ये सप्लाई आपका इशू किया, ये डिस्काउंट आपको दिया, ये डिस्काउंट होना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये डिस्काउंट होना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब क्या हो गया, मैं कोई सामान खरीदने गया, तो उस सामान को खरीदते समय मुझे डिस्काउंट मिल गया, और वो डिस्काउंट इनवॉइस पे रिफ्लेक्टेड है। ऐसा नहीं कि बिल बना दिया 500 रुपए का और लिया सिर्फ 400 रुपए की, जाओ 100 रुपए का डिस्काउंट, नहीं, वो डिस्काउंट आपको बिल में मेंशन करना पड़ेगा कि 500 का सामान है, हम आपको 100 रुपए कम करके दे रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट आपको बिल पे मेंशन करना पड़ेगा, तो तब जाकर आपको डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेस करने का लेस करने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, अगर डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया जा रहा है तो दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक, such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सपोज मैं सप्लायर हूं, मैंने कहा कि मैं आपको सामान दे रहा हूं, ठीक है, आप अगली बार जब मेरे से सामान खरीदने आओगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो अभी आप जो सामान खरीद के जा रहे हो, इस पर मैंने अभी ही आपसे बात कर दी है कि मैं आपको अगली बार डिस्काउंट दूंगा। तो अभी एट द टाइम ऑफ सप्लाई मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सप्लाई मेरा अग्रीमेंट आपसे हो गया है कि अगली बार जब आप आओगे तो मैं आपसे डिस्काउंट दे दूंगा, ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। सुनो मेरी बात, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। मैं हूं सप्लायर, आप हो रेसिपिएंट, ठीक है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल बेचा 500 रुपए का, सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल बेचा 500 रुपए का, ठीक है। और ये अग्रीमेंट हुआ कि बाद में तुम इसका वो ले लेना, बाद में मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। रेसिपिएंट ने 500 रुपए दिए, रेसिपिएंट ने 500 रुपए दिए और इस पर जीएसटी दिया। जीएसटी कितना दिया? 18%। 500 का 18% कितना आता है? 90 रुपए आता है, ठीक है। 590, ठीक है। अब अगर रेसिपिएंट ने 90 रुपए का जीएसटी दिया तो रेसिपिएंट ने आईटीसी लिया होगा ना, आईटीसी लिया होगा 90 रुपए का, ठीक है। रेसिपिएंट ने आईटीसी लिया होगा 90 रुपए का, राइट। अब बाद में अगर इसको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है इस पर, अगर बाद में इसको इस पर 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है तो उस 100 रुपए पर जो जीएसटी था उसका क्रेडिट जो ये ऑलरेडी ले चुका था उस क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। 100 रुपए पर जीएसटी कितना? 100 रुपए पर जो जीएसटी है वो कितना है? 18 रुपए का, ठीक है। तो अगर बाद में 500 रुपए में से इसको 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाता है तो 100 रुपए के ऊपर जो जीएसटी था 18 रुपए का वो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब आईटीसी इसने लिया 90 रुपए का, ठीक है। यहां पर जब इसने 500 रुपए पे किए तब तो 90 रुपए का पूरे का आईटीसी इसने ले लिया,
ठीक है, लेकिन अब इसको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जा रहा है तो अगर ये 100 रुपए दे नहीं रहा है तो उस पर जीएसटी भी तो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये 18 रुपए की जीएसटी को इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा, ठीक, 18 रुपए के जीएसटी को इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो डिस्काउंट आप माइनस कर सकते हो, डिस्काउंट आप माइनस कर सकते हो, डिस्काउंट आप माइनस करोगे अगर आपने डिस्काउंट बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है, या अगर आफ्टर सप्लाई दिया है तो फिर दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई अग्रीड अपॉन होना चाहिए, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई अग्रीड अपॉन होना चाहिए, और दूसरा, इस डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी आईटीसी रेसिपिएंट ने लिया था, रेसिपिएंट को उसको रिवर्स कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एक अमेंडमेंट आया, एक बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन आया है, यहां पर एक क्लैरिफिकेशन आया है। क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन नो क्लेम बोनस से रिलेटेड आया है। नो क्लेम बोनस से रिलेटेड मैंने आपको चीज बताई थी जब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करा रहा था सप्लाई वाला, और नो क्लेम बोनस में मैंने आपको बताया था कि नो क्लेम बोनस होता क्या है कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस मैं लेता हूं, ठीक है, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस मैं लेता हूं, अगर साल भर के अंदर अंदर मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, अगर साल भर के अंदर अंदर मैंने कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, तो जब मैं अगले साल इंश्योरेंस को रिन्यू कराने जाऊंगा तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम में से मेरे को कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज नो क्लेम बोनस, दैट इज नो क्लेम बोनस, ठीक है। अब यहां पर सवाल उठा कि नो क्लेम बोनस वाला अमाउंट तो पहले से तय होता है, नो क्लेम बोनस वाला जो अमाउंट है वो तो पहले से तय होता है, मतलब दिसंबर 2021 में जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी और उसका इंश्योरेंस लिया, तभी मुझे पता था ना कि भाई अगर दिसंबर 2022 तक मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरे को नो क्लेम बोनस के नाम पर एक डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आफ्टर सप्लाई ऑफ डिस्काउंट हुआ, आफ्टर द सप्लाई डिस्काउंट हुआ ये, ठीक है, ये डिस्काउंट हुआ बट आफ्टर सप्लाई हुआ। लेकिन क्या ये सप्लाई के टाइम पर पता था? हां, ये सप्लाई के टाइम पर पता था। तो क्या बाद में इसको माइनस कर सकते हैं? हां, बाद में इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, बाद में इसको माइनस कर सकते हैं क्या? हां, इसको बाद में माइनस कर सकते हैं। बस इतना ही ये क्लैरिफिकेशन आपको निकल कर आया है। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में सिर्फ इतना ही अमेंडमेंट है। द इश्यू व्हिच अरोज फॉर क्लैरिफिकेशन वाज whether no claim bonus provided by the insurance company to the insured can be considered as an admissible discount for the purpose of determination of value of supply of insurance service provided by the insurance company to the insured। क्या हम नो क्लेम बोनस वाले नो क्लेम बोनस को वैल्यू से माइनस कर सकते हैं? The insurance companies make the disclosure of the fact of availability of discount in the form of no claim bonus subject to certain conditions to the insured in the insurance policy document itself and also provide the details of NCB in the invoices also। ठीक है, तो क्या होता है, एनसीबी नो क्लेम बोनस की चीजें इनवॉइस में भी पता रहती हैं और जो भी इंश्योरेंस वाला डॉक्यूमेंट होता है उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं। The pre-disclosure of NCB amount in the policy documents and specific mention of the discount in the form of NCB in the invoice is in consonance with the conditions laid down for deduction of discount from the value of supply under section 15(3)(a। ठीक है, तो यहां पर यह बोला गया है कि ये हम पहले से बता देते तो मतलब अग्रीड अपॉन रहता है, जो भी अमाउंट है उसको भी इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हम डिस्काउंट की जो डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट होता है उसके डिडक्शन लेने की सारी कंडीशंस को हम मान रहे हैं। तो since as per section 15(3)(a) value of supply shall not include any discount which is given before or at the time of supply, if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply, it is therefore clarified that no claim bonus is a permissible deduction under the said section for the purpose of calculation of value of supply of the insurance services provided by the insurance company to the insured। तो ये क्लैरिफाई किया गया है कि नो क्लेम बोनस का भी डिस्काउंट के तौर पर डिडक्शन किया जा सकता है वैल्यू से। Accordingly, where the deduction on account of NCB is provided in the invoice issued by the insurer to the insured, GST shall be leviable on actual insurance premium amount payable by the policy holders to the insurer after deduction of NCB mentioned in the invoice। तो NCB माइनस करने के बाद ही आपको GST पे करना होगा। डन, बस इतना ही था सर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आओ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं बाकी इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पर 2-3 ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं क्योंकि फास्ट ट्रैक है और बाकी क्वेश्चंस आप लोग बुक से कर सकते हो। रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स टैक्सेबल गुड्स। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई मेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड इंटरस्टेट, ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस इज दिस। Subsidy received from central government for supply of taxable goods to the government school exclusively related to the supply of goods included in serial number 1। अब यहां included का मतलब क्या है? ठीक है, included का मतलब क्या है? included का मतलब क्या इस 15 लाख में 2,10,000 रुपया जुड़ा हुआ है?
देखो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि अगर सब्सिडी नहीं मिली होती, अगर सब्सिडी नहीं मिली होती तो 17,10,000 रुपए का लिस्ट प्राइस होता। अगर सब्सिडी नहीं मिली होती तो 17,10,000 रुपीज का लिस्ट प्राइस होता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। इंक्लूडेड का मतलब क्या है, इंक्लूडेड का मतलब है कि सब्सिडी का इफेक्ट यहां पर ऑलरेडी लिया जा चुका है, सब्सिडी का इफेक्ट यहां पर ऑलरेडी लिया जा चुका है। और क्योंकि सब्सिडी का इफेक्ट ऑलरेडी लिया जा चुका है, मतलब सब्सिडी अमाउंट रिड्यूस किया जा चुका है। सब्सिडी अमाउंट, गवर्नमेंट वाली सब्सिडी हम लोग नहीं लेते, ठीक है, गवर्नमेंट वाली सब्सिडी हम लोग नहीं लेते हैं, और सब्सिडी का अमाउंट यहां पर ऑलरेडी किया जा चुका है। तो देखो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आया 15 लाख रुपीस, सब्सिडी अमाउंटिंग टू 2,10,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब इसमें से ऑलरेडी रिड्यूस किया जा चुका है। एज पर सेक्शन 15(2)(e), the value of supply shall include subsidies directly linked to the price, excluding subsidies provided by central government and state governments। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाली जो सब्सिडीज होती है उसको इंक्लूड नहीं करते, उसको इंक्लूड नहीं करते मतलब उसको ऐड नहीं करते, ऐड नहीं करते मतलब उसको माइनस कर देते हैं। और यहां पर जो ये दिया हुआ है सब्सिडी अमाउंट, सॉरी यहां पर ये जो दिया है 2,10,000 रुपए, ये इंक्लूडेड है इसमें। इंक्लूडेड का मतलब है रिड्यूस्ड है। इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1 का मतलब ये इसमें से ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। तो अब आपको इसको ना ऐड करना ना रिड्यूस करना, क्योंकि अगर मान लो इंक्लूडेड नहीं होता तो आपको रिड्यूस करना पड़ता, आपको उसमें लेस करना पड़ता। ठीक, क्यों लेस करना पड़ता? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज लेस होती हैं। आगे देखो, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम। सुनो मेरी बात, क्या वैल्यू में सब्सिडी ऐड की जाती है? हाँ, वैल्यू में सब्सिडी ऐड की जाती है। कौन सी वाली सब्सिडी ऐड की जाती है? कौन सी वाली सब्सिडी ऐड की जाती है? कौन सी वाली सब्सिडी ऐड की जाती है? सब्सिडी वो वाली ऐड की जाती है जो सरकार के अलावा कहीं और से मिले, जो सरकार के अलावा कहीं और से मिले। सुनो, ये 50,000 रुपए की सब्सिडी कहीं और से मिली है, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1। इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1 का मतलब क्या है कि ये इसका इफेक्ट भी दिया जा चुका है, इस 50,000 रुपए का इफेक्ट दिया जा चुका है। मतलब कायदे से अगर ये इंक्लूडेड नहीं होता तो 15,50,000 होती वैल्यू, तो 15,50,000 रुपए होती, एक्चुअली 17,60,000 रुपए होती है। ये प्लस ये प्लस ये वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट वंस यू अंडरस्टैंड देम दे आर वेरी वेरी इजी। ठीक, गुड्स का दाम पता है क्या है? गुड्स का दाम है 17,60,000 रुपीज, 17,60,000 रुपीज। आपको कहीं से सब्सिडी मिलेगी तो आप कितना दोगे? आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, कितने की मिली आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी? 2,10,000 रुपए की। आपको एनजीओ से सब्सिडी मिली, कितने की मिली? 50,000 रुपए की। ये माइनस करने के बाद आपका 15 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस आया है, 15 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस आया है। इसको ऐसे बोला जाता है कि इसके अंदर, इस 15 लाख के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड का मतलब जो इफेक्ट आना चाहिए वो आ गया है, और एनजीओ की सब्सिडी भी इंक्लूडेड है, एनजीओ की सब्सिडी भी इंक्लूडेड है। ये दोनों सब्सिडीज इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। क्या गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूड होनी चाहिए थी? हां, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या एनजीओ की सब्सिडी यहां पर इंक्लूड होनी चाहिए थी? नहीं। तो एनजीओ की जो सब्सिडी 50,000 माइनस की हुई है वो माइनस नहीं होना चाहिए था, उसको इंक्लूड हमें नहीं करना चाहिए था, तो हम उसको ऐड करेंगे यहां पर 50,000 रुपए। इंक्लूडेड का मतलब ऐड करना नहीं है, इंक्लूडेड का मतलब जो इफेक्ट आता वो आ गया है। ठीक है, सब्सिडी को कंसिडर करने के बाद जो इफेक्ट आता वो आ गया है। इंक्लूडेड का मतलब कंसिडर्ड, इंक्लूडेड का मतलब यहां पर कंसिडर्ड। ठीक है, तो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 50,000 रुपए, 50,000 रुपए यहां पर ऐड किया जाएगा। देखो, as per section 15(2)(e), the value of supply shall include subsidies directly linked to the price, excluding subsidies provided by central government, state government. Since the subsidy is received from non-government body and directly linked to the supply, the same is includable in the value of supply in terms of this. यहां पर includable का मतलब है added है, this is to be added. ठीक है, शब्दों का बहुत गंदा हेर फेर है यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले में, तभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये तो आएगा ही आएगा, तो यहां पर 20,000 ऐड कर दो। उसके बाद पैकिंग चार्जेस, ये भी आएगा ही आएगा,
आ गया पैकिंग चार्जेस। उसके बाद लेट फी पेड बाय द रेसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन 6000, ये भी आएगा ही आएगा ये भी आएगा ही आएगा। Recipient has agreed to pay 6,000 rupees in lump sum and no additional amount is payable by him over and above such amount। क्या लिखा हुआ है यहां पर? यहां लिखा हुआ है कि 6,000 रुपए दोगे और 6,000 के ऊपर आपको एक पैसा और नहीं देना है। इसका मतलब हो गया कि ये जो 6,000 है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ये जो 6,000 है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो हम तो पहले दिन से वैल्यू को एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखते हैं ना, वैल्यू के ऊपर हम जीएसटी लगाते हैं। तो जब आप इस 6,000 रुपए को वैल्यू में इंक्लूड करोगे, वैल्यू में ऐड करोगे, तो आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ये ऐड करनी पड़ेगी। तो 6,000 इंटू 100 अपॉन 118 ये आपको ऐड करना पड़ेगा एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द 2 सब्सिडीज रिसीव्ड। देखो लिखा हुआ है और अच्छे से लिखा हुआ है, द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द 2 सब्सिडीज रिसीव्ड। ठीक है, तो नेट मतलब 1760 होना चाहिए था, ये माइनस हुआ तब जाकर ये लिस्ट प्राइस आ गया। However, the other charges, taxes, fee are charged to the customers over and above the list price. Calculate the total value of taxable supplies made by Red Pepper Limited during the month of March. Rate of IGST is 18%. ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट देखो, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाय इट टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट ये निकलकर आपके पास आया है। देखो, प्राइस ऑफ गुड्स 1 लाख रुपए, म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,000, इंस्पेक्शन चार्जेस 15,000, सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट 50,000, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट, दो श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड मेड द लेट पेमेंट बट दीज चार्जेस आर वेव्ड बाय श्री कृष्णा। वेव्ड मतलब माफ कर दिया गया। अगर माफ कर दिया गया तो क्या इसको ऐड करने की जरूरत है? नहीं। श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड टू राधे प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री बलराम वेमेंट चार्जेस 2,000 रुपए के चार्जेस। ये सप्लायर की लायबिलिटी रेसिपिएंट ने फुलफिल की, ये भी ऐड होगा। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। According to GST law, determine the value of taxable supply made by Sri Krishna Private Limited. Items given in points 2 to 6 are not considered while arriving at the price of the goods given in point number 1. मतलब यहां पर ये वाले प्राइस में बाकी कोई भी आइटम को कंसिडर नहीं किया गया है। कंसिडर नहीं किया गया का मतलब क्या? जो ऐड होना था उसको ऐड नहीं किया, जो लेस होना था उसको लेस नहीं किया। ठीक है, नॉट कंसिडर्ड का मतलब क्या? नॉट कंसिडर्ड का मतलब जो आइटम्स ऐड होने चाहिए थे उनको ऐड नहीं किया, जो आइटम्स लेस होने चाहिए थे उनको लेस नहीं किया। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स ऐड होना चाहिए था, कर दो। म्यूनिसिपल टैक्स ऐड होना चाहिए था, कर दो। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड होने चाहिए थे, कर दो। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड होने चाहिए थे, कर दो। सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, गवर्नमेंट से मिलती तो ऐड करने की जरूरत नहीं थी, यहां पे श्रीराम ट्रस्ट से मिला है, ऐड करना पड़ेगा। 50,000 रुपए ऐड करना है, कर दो। ठीक, उसके बाद लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट, ये तो वेव हो गया, वेव हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो वेमेंट चार्जेस है 2,000 रुपए, ये आप ऐड कर दो। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,69,000। अब थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा। नेक्स्ट इधर देखो, ये वाला मई 2022 का सवाल है। ठीक है, ये मई 2022 का सवाल है। देखो, XYZ Private Limited provided the following particulars relating to the goods sold by it to ABC Private Limited. List price of the goods exclusive of taxes and discount. अब यहां पर exclusive of taxes and discount का मतलब क्या है? इनको कंसिडर नहीं किया गया है। Exclusive of taxes and discount का मतलब है कि जहां टैक्स ऐड होने चाहिए थे नहीं ऐड किए, जहां डिस्काउंट लेस होना चाहिए था नहीं लेस किया, नहीं लेस किया। देखो 50,000 रुपए, अच्छा नहीं सॉरी, आई थिंक हाँ नहीं यही है। चलो देखो, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स 6,000, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव 2,500, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन एनजीओ 3,000, पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इन रिलेशन टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेंडर 2,000। सब कुछ ऐड होगा, सब कुछ ऐड होगा। ठीक है, तो अब देखो, XYZ Private Limited offers 2% discount on the list price after reviewing the performance of ABC Limited. The discount was not known at the time of supply. ये discount पहले से नहीं पता था, तो क्या माइनस होगा? नहीं।
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट एंड पेड 5,000 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18% एज इंटरेस्ट तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये 5,000 ऐड होगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपको ऐड करना पड़ेगा वैल्यू में, ठीक है, वैल्यू में आपको एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऐड करना होगा। तो अब देखो यहां पर लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 50,000, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 6,000, पैकिंग चार्जेस 2,500, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एन एनजीओ डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, ठीक है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एन एनजीओ डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, ये यहां पर 2,500 रुपए, ये यहां पर कितना आ रहा है 3,000 रुपए आ रहा है, इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडेड है का मतलब है कि ये लेस होकर यहां पर दिख रहा है, इंक्लूडेड है का मतलब क्या हो गया कि ये यहां पर लेस होकर दिख रहा है, ठीक है, इंक्लूडेड इन द सेल प्राइस, सॉरी वेरी सॉरी, यहां पर इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस का मतलब है कि ये ऑलरेडी इसमें एडेड है, ठीक है, ये शब्दों का हेरफेर है भाई, ठीक है, ये शब्दों का हेरफेर है, आप क्लियरली नोट में लिख सकते हो कि एक्सक्लूसिव का ये मतलब हम मान रहे हैं, हम ये मतलब मान रहे हैं, जिस तरह से आईसीएआई ने सजेस्टेड आंसर्स में दिया मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है, और आईसीएआई अपने सजेस्टेड आंसर्स में भी बताता है कि देखो एक्सक्लूसिव का मतलब हम ये मान रहे हैं, इंक्लूडेड का मतलब हम लोग ये मान रहे हैं, ठीक है, बाकी आप लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बुक से तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो ये यहां पर आपका नहीं आया हुआ है। नोट नंबर 3 देखो, सिंस सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी एंड डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, द सेम इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिंस इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2,000 रुपए आपको करना पड़ेगा ऐड, ये 2,000 रुपए आपको ऐड करना पड़ेगा, डिस्काउंट आप माइनस नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता था, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट आप बैक कैलकुलेशन करके इस तरह से कर दोगे और ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल कर आ जाएगी। और इसी के साथ हमारा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का फास्ट ट्रैक रिविजन कंप्लीट हो जाता है। और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप टैक्स की मेरी बुक्स परचेस कर सकते हो फ्रॉम माय वेबसाइट www.kumarnishant.com, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। एकाग्रता.co.in पर May 24 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 1 सितंबर से आप इसको इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और अभी आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।